सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन की तंजीम सनवा का इलेक्शन। सुबह 9 बजे पोलिंग शुरू हुई। अब तक 2000 से ज्यादा वोट कास्ट हो चुके। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। कलंदरी फ्रेंड्स पैनल और अल शहबाज पैनल के दरमियान मुकाबला जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं आजिज जमाली से। जी आजिज, बताइएगा। जी देखिए, इस वक्त मैं सिंध सेक्रेटेरिएट में मौजूद हूँ और आज सिंध सेक्रेटेरिएट में जो मुलाजमीन हैं, नॉन गजेटेड मुलाजमीन हैं, ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक के, इनकी तंजीम है सिनवा, सिंध नॉन गजेटेड एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन। उसके इलेक्शंस हो रहे हैं। हर 2 साल के बाद ये इलेक्शंस होते हैं, जिसमें कुछ 4000 के लगभग इनके वोटर्स हैं और यहाँ 2 पैनल्स के दरमियान मुकाबला है, कलंदरी फ्रेंड्स पैनल और अल शहबाज पैनल। इन 2 पैनल्स के दरमियान मुकाबला है। वोटिंग का अमल सुबह 9 बजे शुरू हुआ था और अभी तक बिल्कुल तसलसल के साथ जारी है। मैं कुछ यहाँ वोटर्स हैं, ये बेसिकली सिंध सेक्रेटेरिएट के एम्प्लॉइज़ ही हैं, इनसे ज़रा बात कर लूँगा। थोड़ा सा बता दें कि सिंध सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन के मसाइल क्या हैं और तंजीम को कौन से मसले हल करने चाहिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमारे एम्प्लॉयज़ का, मैं कलंदरी फ्रेंड्स पैनल का प्रेसिडेंट हूँ। हमारे एम्प्लॉयज़ का सबसे ज़्यादा मसला है अपना हेल्थ का और अपना सर्विस मैटर का। तो इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि हम कामयाब होके इनके सर्विस मैटर का और हेल्थ का और हमारी जो सोसाइटी है उनको आबाद करना है। आप क्या कहेंगे, कौन से मसाइल हैं? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी, आप अपना टाइम निकाल के अगर यहाँ आए हो। यहाँ 2 पैनलों के जो है इलेक्शन हो रही है, कलंदरी फ्रेंड्स और अल शहबाज। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट में हर 2 साल के बाद, पूरी सेक्रेटेरिएट में हर 2 साल के बाद इलेक्शन होती है और यहाँ गर्मा गर्मी का माहौल होता है। सारे जो हैं अपना एंजॉय करते हैं, मज़ा लेते हैं। ऐसा कोई बदमगजी, अपने भाईचारों, दोस्ती और अपना खुश मिजाज के साथ जो है पुरअमन से इलेक्शन हो रही है। कोई हड़ावड़ी नहीं है, कोई बदमगजी नहीं है। आप देख रहे हो माल को, सारे खड़े हैं, अल शहबाज वाले भी खड़े हैं, फ्रेंडशिप पैनल वाले भी। ये एक दिन का मुकाबला होता है बुनियादी तौर पे। ये सारे ही मुलाजमीन हैं, एक ही बिरादरी है। एक दिन का मुकाबला है। जो पैनल जीत कर आता है वो फिर 2 साल तक काम करता है और मुलाजमीन के जो बड़े मसाइल हैं उनमें हाउसिंग सोसाइटी का मसला बताया जा रहा है, सेक्रेटेरिएट अलाउंस का मसला बताया जा रहा है, मेडिकल अलाउंस और मेडिकल जो इलाज है बताया जा रहा है कि ओपीडी उसमें शामिल नहीं है। ये और भी तरह तरह के मसाइल हैं जो इन दोनों पैनल्स के उम्मीदवारों का दावा है कि जब वो जीत कर आएंगे तो सिंध सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन के ये मसाइल हल करेंगे। सनवा का इलेक्शन, बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, कई घंटों की लोड शेडिंग मामूल बन गया। तुगलक हाउस बिल्डिंग नंबर 6 में भी बिजली की बंदिश। ओल्ड केडी बिल्डिंग 1 और 2 में भी बिजली की लोड शेडिंग। न्यू सिंध सेक्रेटेरिएट में भी बिजली गायब। जी बिल्कुल, सिंध नॉन गजेटेड सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन यानी सनवा का इलेक्शन जो आज जारी है, पोलिंग नंबर 5 बजे तक खत्म हो जाएगा। इससे कबल जो आज सुबह से लेकर जैसे पोलिंग नंबर शुरू हुआ तो बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बिजली का आना और जाना मामूल का हिस्सा बन चुका है। तुगलक हाउस बिल्डिंग नंबर 6 बिल्डिंग में भी बिजली की लोड शेडिंग है। इसके साथ साथ ओल्ड केडीए बिल्डिंग नंबर 1 और 2 में भी बिजली की लोड शेडिंग है। जबकि महकमा खजाना सेक्रेटेरिएट में जो है जनरेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन न्यू सिंध सेक्रेटेरिएट में भी बिजली की आमद और जामद का सिलसिला जारी है, जहाँ पर चीफ सेक्रेटरी सिंध का भी दफ्तर और दीगर अहम महकमों के सेक्रेटरीज के दफातर हैं, जिसमें सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्रेटरी जनरल सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और सेक्रेटरी जीए और सेक्रेटरी जो है वर्क्स एंड सर्विसेज और दीगर के भी दफातर मौजूद हैं। इसमें जो है गर्मी के बायस भी वोटर हक दही राय अदा कर रहे हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आला हाउस और गवर्नर हाउस में भी इस बार जो इससे पहले भी जो पोलिंग अमल कायम किया जाता है, लेकिन इस बार भी पोलिंग अमल वहाँ कायम किए गए हैं। मुख्तलिफ महकमे जो निजी इमारतों में कायम है, जो मुख्तलिफ इलाकों में, चाहे क्लिफ्टन में हो, शारा फैसल में हो, वहाँ पर भी पोलिंग स्टेशन कायम किए जा रहे हैं। इस बार जो पोलिंग अमल इंतहाई दिलचस्पी का हामिल इसलिए है कि मुख्तलिफ ग्रुप माजी में 4 से 5 जो इलेक्शन लड़ते थे, लेकिन इस बार जो है मुख्तलिफ ग्रुप एक दूसरे में जम हो चुके हैं, जिसमें हक शहबाज के साथ जो है फ्रेंडशिप पैनल उनका हिस्सा बन चुका है, इताद हो चुका है। इसके साथ साथ जो अल शहबाज पैनल है, जो उसके साथ भी कुछ पैनल मुहाफिज पैनल शामिल हुआ है। इस लिहाज से इस बार देखा जाए तो इनका
पोलिंग अमल इंतहाई दिलचस्प है, क्योंकि माजी में मुकाबला दिलशाद महर और जलाल हुसैन नजर हुसैन जलालनी के साथ होता रहा है, लेकिन इस बार जो है दिलशाद महर जो है वो भी जलालनी ग्रुप का हिस्सा बन चुका है, जिसके बाद जो रिहायशी सोसाइटी का मामला है इस पर जो तकरार था वो सिर्फ दिलशाद महर और नजर हुसैन जलालनी के माबीन था, क्योंकि दो सोसाइटीज हैं, एक स्कीम 33 में है और एक सोराब कोट यानी सोराब कोट से आगे की स्कीम है जो दिलशाद महर के दौर में अलर्ट की गई थी, क्योंकि दिलशाद महर भी माजी में सेनवा के सदर रह चुके हैं और मुतअद्दिद बार नजर हुसैन जलालनी भी जो है इसी सेनवा के सदर रहे हैं। इस बार दिलचस्प सूरत ये मुलाजिमिन के मुतालबात अपनी जगह पर, लेकिन जो मुतालबात कर रहे हैं सोसाइटीज के हवाले से दिलशाद महर माजी में उनका हिस्सा रह चुका है, लेकिन अब जो सूरत ये होगी, लेकिन इसमें बेहतरी के इम्कान कभी मौजूद है, क्योंकि दो इंतहाई अहम ग्रुप जो माजी में हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार रहे वो आपस में मिल चुके हैं। बाकी जो इत्तेहादी है उनमें भी जोश व खरोश पाया जा रहा है, लेकिन इस बार जो इलेक्शन इंतहाई दिलचस्पी इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि 4-5 ग्रुप में से 2 ग्रुप इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जिसके बाद संसद सेक्रेटरी की इलेक्शन जो है इस बार इंतहाई दिलचस्पी दिखाई दे रही है। कभी इम्कान ये है कि जो कलंदरी फ्रेंडशिप पैनल है उसको इम्कान भारी है, क्योंकि उसके साथ मुख्तलिफ महकमों के जो खासतौर पर वो अफसरान जो गजेटेड अफसरान है वो भी उनकी हिमायत करें, क्योंकि मुख्तलिफ महकमों में गजेटेड जो अफसरान है 17 ग्रेड के 18 ग्रेड के उनका अमल दखल ज्यादा रहता है। इस बार भी उन अफसरान का इसमें अमल दखल ज्यादा, जिसमें महकमा स्कूल तलीम हो, महकमा सेहत हो, महकमा खजाना हो, महकमा रेवेन्यू हो, महकमा PND हो, महकमा जो चीफ सेक्रेटरी हो, गवर्नर हाउस हो, CM हाउस हो, इनमें खासतौर पर गजेटेड जो अफसरान है उनका अमल दखल ज्यादा है, क्योंकि इस पैनल को जितवाना है कलंदरी फ्रेंडशिप पैनल को। बाकी जो अल शहबाज पैनल है, अल शहबाज से अक शहबाज 2 अलग हुए थे, लेकिन अल शहबाज इस वक्त भी जो कलंदरी फ्रेंडशिप पैनल के मध्य मुकाबला है उनकी कोशिश। बहुत शुक्रिया आपका। कराची पुलिस चीफ के अहकामात, एक ही दिन में 12 DSPs के तकर्रुर तबादले। पुलिस चीफ के दफ्तर से जारी ऑर्डर की कॉपी सिटी 21 को मौसूल हो गई। मज़ीद जानते हैं मिराज अख्तर से। जी मिराज बताइएगा। जी बिल्कुल, IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब की जानिब से जो तफ्तीशी ब्रांच है, इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है, उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए मुसलसल जो है काविशें जारी हैं और उसी हवाले से कराची पुलिस चीफ जावेद आलम हुड्डू की जानिब से एक ही दिन में जो है वो 12 DSPs के जो है तकर्रुर तबादले के जो है वो ऑर्डर्स जारी किए गए हैं। 12 के 12 DSPs में से जो है 8 DSPs ऐसे हैं जो कि वेटिंग फॉर पोस्टिंग थे और इंतज़ार में थे और KPO में नौकरी कर रहे थे। उनको फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन ब्रांचेस में भेजा गया, जिनमें सऊदाबाद, मलिर सिटी है, गार्डन है, इसके अलावा परेडी है और इसके अलावा मुख्तलिफ सब डिवीज़न्स हैं जहाँ पे उनको DSP के तहत फौरी तौर पर तैनाती के ऑर्डर जारी किए गए हैं। इस ऑर्डर की जो कॉपी है वो सिटी 21 ने हासिल की है, जिसमें वाज़ेह तौर पर ये देखे जा सकता है कि 12 DSPs के एक साथ ऑर्डर हुए एक ही दिन में और उनमें से 8 DSPs को जो है इन्वेस्टिगेशन ब्रांचेस में तैनात किया गया है, जबकि 4 DSPs जिसमें खातून DSP भी शामिल हैं उनको SSU भेजा गया है और एक को हाई कोर्ट पुलिस और एक को सिटी कोर्ट पुलिस में जो है वो तैनात किया गया है। इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के हवाले से जो है IG सिंध पहले भी अहकाम जारी कर चुके हैं कि उसको जो है बिल्कुल मॉडर्न तर्ज पर काम जो है वो करने के लिए जो है वो उसमें कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और उसको कंप्यूटराइज भी किया जा रहा है और पेपर वर्क उसमें ख़त्म किया जा रहा है, ताकि लोगों को सस्ता और आसान और जल्द इंसाफ जो है वो मिल सके और कोर्ट्स के अंदर जो प्रोसीडिंग है उसमें भी आसानियाँ पैदा हो सकें। जी। रिटायर्ड पैरामेडिकल स्टाफ की पेंशन से कटौती का मामला। पैरामेडिकल स्टाफ की तंजीमों का मुश्तरका तौर पर सिविल अस्पताल में एहतजाज जारी है। इस पर बात करेंगे इब्राहिम रिंद से, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल सिंध भर के महकमा सियासत सिंध के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन कटौती और दीगर मुतालबात के हक़ में सिविल अस्पताल कराची की एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के सामने यहाँ पे मुलाजमीन का एहतजाजी धरना जारी है, नारेबाजी भी की जा रही है। इनका कहना है कि कटौती नामंजूर है, जिसमें बड़ी तादाद में मर्द और ख़वातीन एहतजाजी मुजाहिरीन यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे एहतजाजी कारकुनान के साथ जो यहाँ नुमाइंदे हैं, उहदेदार हैं, कि असल डिमांड क्या है, असल मुतालबात क्या हैं जो हुकूमत तक ये पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बताएँ कि असल मुतालबात क्या हैं और क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका कि आपने जो है ना हमें कवरेज दी कि हमारे मुतालबात पर जो है ना उसको हाईलाइट करने की कोशिश की। और दूसरा ये है कि जो हमारे साथ गवर्नमेंट ने जुल्म किया है कि डिस्पेंसरी अलाउंस जो है ना हमें अभी तक नहीं मुहैया किया गया,
जो कि 3 सूबों में उन्होंने दे रखा है, लेकिन सिंध के एम्प्लॉय सरकारी एम्प्लॉइज़ के साथ उन्होंने नाजायज़ी करके वो अभी तक उसको जो है ना बहाल नहीं किया। लिहाजा हुकूमत से हम पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि उसको जो है ना फ़ौरन रिलीज़ किया जाए, ताकि सिंध के सरकारी मुलाजमीन में पाए जाने वाली बेचैनी को दूर किया जा सके। दूसरा ये है कि जो हमारा अपना रिटायरमेंट की पेंशन पर 35% कटौती की गई है, उसके ख़िलाफ़ भी जो है ना ये मुज़ाहरा है कि वो 35% कटौती सरासर जो है ना पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी हुकूमत ने की है। आइन का पाकिस्तान का आइन सरकारी मुलाजमीन को प्रोटेक्शन दे रहा है, न कि उनसे जो है ना उसकी भी जो जायज़ जो है ना पेंशन उससे भी जो है ना कटौती करके उसका हक छीना जा रहा है। लिहाजा हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये मुलाजमीन दुश्मनी जो है का सिलसिला फ़ौरन बंद किया जाए। ठीक है, इसके साथ साथ ख़वातीन एहतजाजी मुजाहिरीन भी हम मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे कि इनकी क्या डिमांड है। आप बताएं, आप भी शरीक हैं एहतजाज में, क्या कहेंगी? हम भी शरीक हैं। हमारा भी गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि हमारी जो पेंशन कटौती है ये ना की जाए, क्योंकि हम लोग जवानी में आते हैं, बुढ़ापे में जाते हैं बीमारियां लेके, और यही हम लोगों को आसरा होता है कि हम अपने बच्चों की शादियां करें, अपने बच्चों को घर लेके दें, जिससे हमें महरूम किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जैसे कि ख़वातीन का कहना है और मर्दों का कहना है कि सिंध के रिटायर्ड मुलाजमीन की जो पेंशन कटौती है वो नामंजूर है, और इसी तरह सिंध भर के मुख्तलिफ ज़िला में भी पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं, और पुरअमन तरीके से ये मुजाहरा यहाँ पे सिविल अस्पताल में भी जारी है, जिनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि कटौती का जो सिस्टम है वो बंद किया जाए और मुलाजमीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जाए। रवां बरस मानसून सीजन में कितनी हलाकतें हुई, पीडीएमए ने रिपोर्ट जारी कर दी। 25 जून से 28 अगस्त के दौरान सिंध में 57 अफराद जाँ बहक, 78 जख्मी हुए। मज़ीद जानते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए पीडीएमए ने रवां बरस मानसून में कितनी हलाकतें हुई हैं इसके आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। 25 जून 2025 से 28 अगस्त 2025 के दौरान सुबह सिंध में 57 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए हैं और 78 जख्मी हुए, जबकि जाँ बहक होने वालों में 26 मर्द, 8 खवातीन और 23 बच्चे शामिल हैं। 25 जून 2025 से 28 अगस्त तक कराची के जिले शर्की से 10 हलाकतें रिपोर्ट हुई। इसी तरह रवां बरस मानसून सीजन में बदीन, थरपाकर में 8, जबकि जैकबाबाद में 5 अफराद हलाक हुए। हैदराबाद की बात की जाए तो 4, कराची के जिला कोरंगी और जिला जनूबी में 3, जिला बस्ती और मलिर में 2 हलाकतें सामने आई। इसी तरह लाड़काना, उमरकोट से 2 और टंडू महमूद खान से 2 हलाकतें सामने आई हैं। मीरपुर खास भी जो है 2 हलाकतों के साथ रिपोर्ट हुआ है। खैरपुर में 1, कराची के जिला गरबी में 1, टंडोवाला यार और कंबर शहजाद में 1 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। जी ठीक है रिजवान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लांठी में ओवरहेड ब्रिज के अधूरे तामीराती काम की वजह से सीवरेज लाइन बंद हो गई है। डायरेक्टर एजुकेशन टीएमसी लांठी का कहना है कि धोबी घाट और तौकीर ग्राउंड के सामने स्कूल के बाहर पानी जमा हो गया है। सिंध और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और दीगर इदारों को खत लिखा जा चुका है। सैयद जुबैर राशिद से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। बिल्कुल जी, देखें शहर कायद जो है वो बल्दियाती मसाइल से घिरा हुआ है, लेकिन अगर तालीमी इदारों की बात की जाए तो तालीमी इदारे भी बल्दियाती मसाइल की वजह से शिकंजे में जो है हमें फंसे हुए दिखाई देते हैं। आज सुबह सवेरे जो है सिटी 21 ने खबर नशर की कि धोबी घाट में एक स्कूल है जो कि बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से मंसूब है, लेकिन उसके स्कूल के एतराफ़ में सीवरेज का आलूदा पानी, मच्छरों की बहुतात और कचरा जो है वो मौजूद है, जिसकी वजह से जो अहले मोहल्ला हैं और स्कूल के अपने जो तालिब इल्म हैं उनको काफ़ी दुश्वारी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तो इस मौजू पर जो स्कूल इंतज़ामिया है वो मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा दिखाई दी, जिस पर हमने जो है डायरेक्टर स्कूल से रब्ता करने की कोशिश की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर एजुकेशन टीएमसी, इनसे आपकी बात कराते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ये जो मसला आप बता रहे हैं इस पर तो ये 6-7 महीने पुराना मसला है, और ये सेवरेज असल में जो इसकी बाउंड्री वॉल थी वो पानी रुकने की वजह से वो बाउंड्री वॉल गिर गई थी। तो हमने 2-3 विज़िट किए उस पर, तो उसको टेम्प्ररी बेसिस पे मलबा डलवाया, बच्चे आ सकें। फिर ये बारिश हुई, बारिश के बाद ये पानी वहाँ पे रुक गया। असल मेन इशू है कोरंगी 5 पे ओवरहेड ब्रिज बन रहा है, जहाँ से मेन लाइन जा रही है सेवरेज की।
अब वो वहाँ पे ब्रिज का पिलर उस मेन हॉल में आ गया है। जब तक ये ओवरहेड ब्रिज का काम कंप्लीट नहीं होता तो ये मसला मतलब पानी ख़त्म नहीं होगा। इसको हमने काफ़ी दफ़ा डी वाटरिंग करवाया। हमारे चेयरमैन साहब हैं जमील अहमद साहब, टीएमसी लांडी के म्यूनसिपल कमिश्नर साहब हैं, उनको लेके हम गए हैं विज़िट पे। उन्होंने एफर्ट्स लिए बहुत, वहाँ पे एक छोटी लाइन भी डलवाई सेवरेज के, लेकिन ये जब तक 5 नंबर ओवरहेड ब्रिज का कंप्लीट नहीं होता काम तो ये पानी वहाँ पे जाता रहेगा। और अभी आपने देखा होगा बाहर हमारे ऑफिस के बाहर ही एक सेवरेज का काम चल रहा है, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड काम कर रहा है। वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हमने उनको लेटर्स लिखे हैं, उनको निशानदेही करवाई है कि ये बच्चों का मसला है। हमें खुद एहसास है इस चीज़ का कि बच्चे वहाँ पे बहुत मुश्किलात का सामना है, स्टाफ को इवन मुश्किलात का सामना है, बीमारियाँ हैं। तो 2 महीने तो वेकेशंस थी और वेकेशंस के बाद ये स्कूल खुले हैं, तो फिर उसके बाद ये बारिशों का सीज़न शुरू हो गया। बाकी ये है कि जब तक ये काम कंप्लीट नहीं होगा तो ये मतलब तब तक ये पानी वहाँ से नहीं आएगा। जब तक पानी आता रहेगा। ओवरहेड ब्रिज का जो काम है वो रुकावट बना हुआ है। डायरेक्टर एजुकेशन इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। नेप्रा में कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त पर समाअत। CPPA ने जुलाई के एडजस्टमेंट में 1.69 रुपए की कमी की दरख्वास्त कर रखी है। मंजूरी की सूरत में सार्फिन को 23 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। आपको बता रहे हैं नेप्रा में कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली सस्ते करने की दरख्वास्त पर समाअत। CPPA ने जुलाई की एडजस्टमेंट में 1.69 रुपए की कमी की दरख्वास्त रखी है। मंजूरी की सूरत में सार्फिन को 23 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। सिंध के 22 अजला की 67 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। मजमूई तौर पर 67 नशिस्तों पर 381 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। आज कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी रोज है। अक्सर शाहिद से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सूबाई इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में मौजूद हूँ। जैसे कि आज कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का तीसरा और आखिरी रोज है। 28 तारीख की आज दूसरा मरहला जो है वो कागजात नामजदगी जमा होने के बाद जो है कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जो है वो होता है। और जैसा कि सिंध भर में जो है वो 22 अजला की जो है वो 67 नशिस्तों पर जो है इंतखाबात का सिलसिला जो है 24 सितंबर को देखा जाएगा, जिसमें कराची के जो है वो 3 अजला शामिल है और 5 सीटों पर जो है इंतखाबात होंगे, जिसमें एक जो है वो चेयरमैन है और एक 3 वाइस चेयरमैन है और एक जनरल वार्ड की नशिस्त पर जो इंतखाबात का सिलसिला देखा जाएगा। तकरीबन तमाम सियासी जमातों की जानिब से जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाई गई है। MKM ने जो है वो गुज़िश्ता 2 साल पहले ही बल्दियाती इंतखाबात में से जो है वो बाइकआउट किया था, जिसकी वजह से जो है वो ये सिलसिला देखा गया कि अब भी MKM के अलावा तमाम जो जमातें हैं छोटी बड़ी वो ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का जो वो हिस्सा बन रही हैं। आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से भी जो वो कैंडिडेट ने जो वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। एक सीट के लिए कम से कम 18 से 28 उम्मीदवारों ने जो वो कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। पहले और दूसरे रोज RO के मुताबिक जो वो किसी भी उम्मीदवार के जो कागजात हैं वो रिजेक्ट या ऑब्जेक्शन में नहीं गए हैं। आज इसका तीसरा और आखिरी रोज है। आज जो है वो उम्मीदवारों की तादाद जो है वो ज़्यादा देखी जाएगी। जो है वो कागजात के सिलसिले में उम्मीदवार आएंगे और जो है वो 5 बजे से पहले जो वो अपना जो है वो कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी करवाएंगे। जो कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का वक्त है वो 5 से जो है वो सुबह 9 से जो वो शाम 5 बजे तक के, उससे पहले उम्मीदवार जो वो यहाँ पर अपने कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल करवा सकते हैं। कल जो है वो इसकी इब्तदाई फहरिस्त जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी कर दी जाएगी। जी, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में सरकारी खजाने में यौमिया करोड़ों रुपए जमा कराता है, मगर इसके तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए बारिशों के बाद भी कोई इक़दाम नजर नहीं आते। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। शान चौरंगी से नासिर जम तक जाने वाली UMDC रोड कोरंगी के रिहायशी और सनती इलाकों को जोड़ने का अहम जरिया है। पहले ही टूटी फूटी ये 2 रवैया सड़क 19 अगस्त की बारिश के बाद जगह जगह गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। सड़क पर कचरे के ढेर, तजावुजात और सेवरेज का पानी शहरियों के लिए मुस्तकिल अजाब बन गए हैं, जबकि स्ट्रीट लाइट्स की अदम मौजूदगी ने हादसात में इजाफा कर दिया है। बारिशों के बाद तो इधर बहुत हालात ख़राब हो गए, एक्सीडेंट वगैरह बहुत हो गए हैं, क्योंकि आए दिन आप अभी भी देख लेना, क्योंकि भरपूर रोड चलता है, बहुत एक्सीडेंट होते हैं। खड्डे, पानी, सफाई कुछ भी नहीं होती इस रोड में, कोई सहूलियत मौजूद नहीं है। कोई इधर कचरा ढेर जमा हुआ होता है। बारिशों के दौरान भी इतने हादसा हुए हैं, लेडीज़ें गिर रही हैं, बाइकों से उलट रही हैं बाइकें, क्योंकि इधर सनती काम जारी नहीं है। सफाई ना होने से गर्दो गुबार फिजा में उड़ रहा है, जो मुसाफिरों और अतराफ के मकीनों में बीमारियों के फैलाव का बाइस बन रहा है। कैमरामैन
सज्जाद रईस के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। अब बात करें कुछ मौसम की तो आपको बताएं कराची में बारिश के बाद गर्मी फिर लौट आई। शहर में सूरज की आंख मचोली जारी। नमी के जायद तनासुब के बायस हब्स की कैफियत बरकरार। दर्जा हरारत भी 33 डिग्री रिकॉर्ड, लेकिन शिद्दत ज्यादा महसूस की जा रही है। अहवाल जानेंगे रिमशा इस्माइल से। जी बिल्कुल, शहर कायद में बारिशों के बाद एक बार फिर से गर्मी लौट आई है और हब्स की कैफियत है। इस वक्त अगर हम बात करें तो इस वक्त जो है वो धूप निकली हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जो है वो आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान इसी तरह रहेगा। जबकि अगर हम बात करें इस वक्त दर्जा हरारत की तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री है, जबकि गर्मी की शिद्दत जो है वो इस वक्त 37 से 38 डिग्री तक महसूस की जा रही है। जबकि आज इम्कान ये कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 33 डिग्री तक ही रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 26 से 27 डिग्री तक रहने का इम्कान है। इसके साथ साथ जो है वो शहर में हवाएं चल रही हैं। जुनूब मगरिब सम से हवाओं की जो रफ्तार है वो 15 से 16 किलोमीटर फी घंटा, जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 60% है। अगर हम बात कर लें आज बारिश के हवाले से तो महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज शाम जो है वो बूंदाबांदी का इम्कान है, जबकि कराची में रवा माह अगर हम अगस्त की बात कर लें तो फ़िलहाल कराची में रवा माह जो है वो तेज़ बारिश या फिर मूसलाधार बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 4 से 5 सितंबर के बाद जो है हम देख सकते हैं कि बारिशें हो सकती हैं और सितंबर के महीने में 1 से 2 स्पेल जो है वो मुतवक्के हैं। जी, कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की हिदायत पर तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़िला कोरंगी, वस्ती, किमाड़ी और गरबी के मुख्तलिफ इलाकों से सॉफ्ट तजावुज़ात हटा दी गई। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी मसूद भुट्टो के मुताबिक कोरंगी नंबर 2.5, शाह फैसल नंबर 1 और बागी कोरंगी में कार्रवाई की गई। जबकि डिप्टी कमिश्नर वस्ती ताहा सलीम के मुताबिक नाजमाबाद, गोल मार्केट और यूसी हैदरी से तजावुज़ात खत्म कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी राजा तारिक चांडियो ने साइट सब डिवीजन और शेर शाह में कार्रवाई की रिपोर्ट दी। जबकि डिप्टी कमिश्नर गरबी जुल्फ़िकार मेमन के मुताबिक यूसुफ मेमन गोट में भी तजावुज़ात हटा दी गई। कमिश्नर कराची ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत की है कि कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी रखी जाएं ताकि हटाई गई तजावुज़ात दोबारा कायम ना हो सकें। आलमी मार्केट में सोना $9 महंगा हो गया। मकामी सराफा बाजार में फी तोला सोना 900 रुपये और 772 रुपये महंगा हो गया। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $9 महंगा होकर $3,399 फी औंस पर पहुंच गया। 1 तोला सोना 900 रुपये महंगा होकर 3,62,600 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 772 रुपये इजाफे से 3,10,871 रुपये का हो गया। साथ ही 1 तोला चांदी 53 रुपये इजाफे से 4,121 रुपये पर पहुंच गए। गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग के लिए डिजिटल लैंडिंग लाइसेंस जारी। फोर्समेंट फाइनेंशियल सर्विसेज को लाइसेंस जारी। लाइसेंस SECP ने जारी किया। मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। जी देखा जाए, मुल्की मईशत के लिए एक और अहम फैसला किया गया है। SECP ने गैर मुल्की सरमाकारी के फरोग के लिए डिजिटल लैंडिंग लाइसेंस जारी किया है। फॉर्मेट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के तौर पर काम करने के लिए इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विस का लाइसेंस जारी कर दिया है। इन्वेस्टमेंट और इसके साथ ही जो इंस्टेंट फाइनेंस है उसको NEB के तौर पर रजिस्ट्रेशन के पेज की इजाज़त दी गई है। और साथ में ये भी कहा गया है कि इजाज़त से जो सूरत हाल है उसके बर वक्त जरा SECP को मौसर रेगुलेशन और सहूलत फराम करेगी और इसके साथ यहाँ पे जो छोटे और आसान कर्जे फराम करेगी आम आवाम को, जिसमें वो कारोबार कर सकेंगे। साथ ही इन कंपनियों के मालिकान जो हैं इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया जैसे ममालिक में कारोबार कर रहे हैं। ये इक़दाम सरमाकारों के इस्तेमाल में इजाफा करेगा और पाकिस्तान के मालियाती शोबे में गैर मुल्की सरमाकारी की मुस्बत रुझान को जाहिर होगा। जी ठीक है अशरफ, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
अब आपको बताएं, ऑल पाकिस्तान ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ने इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड का पॉलिसी ड्राफ्ट मुस्तरद कर दिया। एसोसिएशन के चेयरमैन HM शहजाद का कहना है कि इस इकदाम से मखसूस लोगों को फायदा पहुंचेगा, जबकि कई सालों से सेक्टर से वाबस्ता कारोबारी तबका मुतासर होगा। तफसीलात जान लेंगे वसीम इफ्तिखार से, बताइएगा। जी बिल्कुल, ऑटो सेक्टर से अहम खबर सामने आई है और वो ये है कि पाकिस्तान ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ने वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिख दिया है और इस ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको जो है वो पॉलिसी साज़ी में शामिल किया जाए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के चेयरमैन HM शहजाद। इनसे जानते हैं क्या कहेंगे इस ख़त में जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये कि पुरानी गाड़ियों को पॉलिसी साज़ी में शामिल किया जाए और इसके अलावा मज़ीद क्या है, ज़रा रोशनी डालिए। देखिए, इसमें पॉलिसी साज़ी तो हो रही है। अब जो जिस तरह वो बिल पेश करने जा रहे हैं उससे लग ये रहा है कि सिर्फ कुछ चंद मखसूस लोगों के हाथ में ये कारोबार आ जाएगा, जबकि इस कारोबार से वाबस्ता लाखों लोग हैं जो 30, 40, 50 साल से इस कारोबार को कर रहे हैं। लेकिन जो ये बिल पेश करने जा रहे हैं, एक्ट जो बनाकर ये आगे असेंबली में जाएगा, उसमें ऐसी शराइतें डाल दी गई हैं कि वो नामुमकिन है उसको उस तरह गाड़ी को इंपोर्ट करना। हाँ, चंद लोग जिनके पास ये सहूलत पहले से मौजूद है, जो लोकल असेंबलर्स हैं, उनके पास ये सहूलत मौजूद है। अब वो क्या करेंगे कि CKD SKD असेंबली करके गाड़ियाँ भी बनाएंगे और साथ में वो यूज़ गाड़ियाँ बाद से इंपोर्ट भी करेंगे। लेकिन जो असल इस कारोबार से वाबस्ता लोग हैं वो बेचारे क्या करेंगे? अच्छा, इस वक्त पॉलिसी कौन बना के दे रहा है? EDP अंडर किसके आता है? इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के। तो हमारा सबसे बड़ा एतराज़ सबसे पहले ये है कि इंजीनियरिंग बोर्ड का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये तो सीधा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला है। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है वो इसके अंदर आगे आए और हमें भी सुने और हमारे साथ बैठ के जो भी मसले मसाइल हैं उसको हल करें, ताकि ईज़िली आसान तरीके से जो भी गाड़ी इंपोर्ट हो आवाम को सस्ती म्यारी गाड़ी मिले और हुकूमत को एक बड़ा रेवेन्यू मिले। जी बिल्कुल, मजबूरन कानून का सहारा लेना पड़ेगा, HM शहजाद का कहना है। उनका ये कहना है कि ये जो ड्राफ्ट बनाया गया है EDB की जानिब से, इसको इन्होंने मुस्तरद किया है और इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। साथ साथ इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इन तमाम तर सूरत-ए-हाल को देखें, इंटरवीन करें और जो मेन जो स्टेक होल्डर्स हैं जो कि 40, 50 साल से इस कारोबार से वाबस्ता हैं, उनको साथ बिठा के ये तमाम तर पॉलिसी और तमाम तर सूरत-ए-हाल का जायज़ा लें और ऐसे इक़दाम करें जिससे ना सिर्फ जो आवाम को, शहरियों को सस्ते दामों गाड़ियाँ दस्तयाब हो, बल्कि इनका कारोबार भी जो है वो तरक्की कर सके। जी, सिंध हुकूमत की अक़लियती फ़लाही कमेटी का इजलास वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर लाल चंद उकरानी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। कमेटी की मुख्तस बजट शफाफ तरीके से खर्च करने की मंजूरी, अक़लियती बिरादरी के फ़लाह बहबूद के लिए जारी तरक्याती मनसूबों का जायज़ा। मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर लाल चंद बोले, सिंध हुकूमत अक़लियतों को हक़ दिलाने के लिए कोशा है। अक़लियती बिरादरी के मजहबी दिन भरपूर तरीके से मनाएंगे। मेंबरान का डॉक्टर लाल चंद की कारकर्दगी पर एतमाद और भरपूर साथ देने का वादा। मज़ीद जानेंगे आज़ाद नोहरियों से। जी आज़ाद, बताइएगा। उमूर बाबत बनाई गई फिलहाल कमेटी का अहम इजलास जो है वज़ीर सिंध के मामले खास बराए महकमा अक़लियती उमूर डॉक्टर लालचंद उकरानी की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में माली साल 2025 और 2026 के बजट की जो है मुख्तलिफ फिलाई कामों और तरक्याती मनसूबों और माली इमदाद या मावनत अक़लियतों पर खर्च करने की मंजूरी दे दी गई, जिसमें कहा गया कि साफ और शफाफ तरीके से ये रकम खर्च की जाएगी। इजलास में सेनेटर एडवोकेट पोंजुमल भील, रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर महेश कुमार मलानी, इजलास में रुकन सिंध असम्बली डॉक्टर खटुमल जीवन, डॉक्टर श्याम सुंदर अडवाणी, राणा हमीर सिंह सोडो, रूमा मुश्ताक मंटू, अनिल कुमार रतनानी, महेश कुमार हाफिजा, मावन खास बराए इंसानी हुकूक राजीव सिंह सोडो ने भी शिरकत की। इजलास में सेक्रेटरी महकमा बराए अक़लियती उमूर अंजम इकबाल जुमानी और महकमा के दीगर अफसरान ने इजलास में तफसीली तौर पर माली साल 2025 और 2026 के हवाले से ब्रीफिंग दी। इजलास में महकमा अक़लियती उमूर की जानब से अक़लियती बिरादरी के फलाह बहबूद के लिए जारी तरक्याती मनसूबों का भी जायजा लिया गया। इजलास में एक जो है मावन खास है डॉक्टर लालचंद उकरानी, उनका कहना था कि माली साल 2025 और 2026 में अक़लियती बिरादरी की माली मुआवनत, इबादत गाहों की तमीर नौ समेत इनकी मजहबी दिन जो है हम भरपूर तरीके से मनाए जाएंगे। उनका ये कहना था कि तमाम अक़लियती बिरादरियों की जान माल का
खास ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कहा कि संदूक मत अकलियतों को मुकम्मल हकूक दिलाने की कोशिशें इस हवाले से इजलास में बताया गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जो हिदायत है उस पर अमल दरामद किया जाएगा। इजलास में फिलाई कमेटी के मेंबरान डॉक्टर लालचंद उकरानी की कारकर्दगी पर मुकम्मल तौर पर एतमाद का इजहार किया और अरकान ने बढ़ चढ़कर साथ देने का भी वायदा किया। जी ठीक है आज़ाद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन पाकिस्तानी टीम की प्रो लीग में शिरकत की तस्दीक। सदर तैयब इकराम का पाकिस्तानी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान और भारत समेत 9 टीमें हिस्सा लेंगी। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन पाकिस्तानी टीम की प्रो लीग में शिरकत की तस्दीक। सदर तैयब इकराम का पाकिस्तानी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान और भारत समेत 9 टीमें हिस्सा लेंगी। नाजरीन, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। बैनुल अक़वामी सतह पर मुकाबला करने के लिए सख्त मेहनत की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलिया से आए पाकिस्तानी निजात तनसाज अली रज़ा ने मशवरा दिया। बोले, तनसाजी में दिलचस्पी रखने वाले मेरे साथ जुड़ जाएं तो साथ दूंगा। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। जी हमाद, बताइएगा। जी, ऑस्ट्रेलिया से आए तनसाज पाकिस्तानी निजात अली रज़ा हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात कर लेते हैं। अली, आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पर शो किया, कैसा लगा? तनसाजों में क्या फ़र्क देखा, गोरों में और हमारे पाकिस्तानी तनसाजों में कितना फ़र्क है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपकी जो फेडरेशन है वो रिस्पॉन्सिबल होती है हर चीज़ को लेके। अगर आपकी फेडरेशन ही आपको छोटे ख्वाब दिखा कर बड़े चीज़ें प्रॉमिस करेगी तो आप उसमें कंफर्टेबल हो जाते हो। ठीक है, इसमें एथलीट्स की गलती नहीं है, बेचारे वो बहुत अच्छे एथलीट्स हैं। अब आपका जो पाथवे होता है, जैसे मैंने आपको समझाया था कि क्लब क्रिकेट होता है, फिर नेशनल लेवल पे जाने के लिए आपको गली क्रिकेट, क्लब क्रिकेट, नेशनल लेवल, PSL, देन ICC वर्ल्ड कप। जो ये पाथवे है ये नहीं है हमारे फेडरेशन का। हमारे फेडरेशन का सबसे बड़ा मसला ये है कि आप जो है नीचे जाते हो, फिर थाईलैंड जाते हो, फिर ख़त्म आपकी लाइफ। थाईलैंड में शो होता है, कहीं भी शो होता है, उसमें छोटे छोटे लोग, 3 लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं, पाकिस्तान का झंडा लेके खड़े हो जाते हैं, पेट्रियोटिज्म पे खेलते हैं। और यहाँ आके जो है लोगों को, बेचारों को, हमारी आवाम को तो पता नहीं है, उनको लगता है अच्छा वर्ल्ड चैम्पियन बन गया है। इसलिए 5-6 वर्ल्ड चैम्पियन हमारे रोज़ घूम रहे होते हैं और फिर वो गवर्नमेंट के सामने भीख मांग रहे होते हैं। जो वर्ल्ड चैंपियन होता है उसको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको शोर मचाने की ज़रूरत नहीं होती, उसको दुनिया खुद पहचानती है। अगर आपने खेलना ही है तो IFBB फेडरेशन जो है, जो कि आपको रिवॉर्ड करती है, उस पर खेलो। अब मसला ये है कि फिर यहाँ पे वो फेडरेशन नहीं है। हमारे एथलीट्स को उस तरीके से कोई प्रेप नहीं करवा सकता, कोचेस के पास उस लेवल की नॉलेज नहीं है या फिर एक्सपीरियंस नहीं है। मैं कहूँगा नॉलेज फिर भी यहाँ पे है, एक्सपीरियंस नहीं है। अब इसको किस तरीके से ठीक करना है? इस तरीके से ठीक करना है, आपने मिल के, सबने मिल बैठ के बात करनी है, एक कंक्लूजन पे आना है। इसकी टांग नहीं खींचनी, उसकी टांग नहीं खींचनी, ये कमा ले मैं कमा लूँ, नहीं। एक ब्रेक इवन पे आओ, एक डिसाइड करो कि हमें इस तरह से काम करना है, इस तरह से हमें इंटरनेशनल एथलीट्स यहाँ लाना है, ताकि जब इंटरनेशनल एथलीट्स हमारे साथ खेलेंगे तो हम अपने आप को लेवल अप करेंगे ना। इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल तनसाजों के साथ मुकाबला करने उनको सख्त मेहनत की ज़रूरत है। गुलशन टाउन के ज़ेर एहतमाम जामे कराची में अर्बन फॉरेस्ट का क़याम। गुलशन टाउन के चेयरमैन डॉक्टर फवाद ने कहा कि जामे कराची में 500 पौधे लगाए गए हैं। हमारा हदफ 10,000 पौधे लगाना है ताकि माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाया जा सके और शहर को सरसब्ज बनाया जा सके। अक्सा शेख से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। आज बिल्कुल, आज जो है गुलशन टाउन के ज़ेर तमाम जामिया कराची के अंदर अर्बन फॉरेस्ट कायम किया गया है, जहां पर 500 पौधे लगाए गए हैं। गुलशन टाउन के चेयरमैन डॉक्टर फवाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूंगी। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएगा कि जब 14 अगस्त करीब थी, उस दौरान भी आप लोगों ने जामिया कराची के अंदर ट्री प्लांटेशन की गई थी और अब आज आपने यहाँ पर बिल्कुल अर्बन फॉरेस्ट कायम किया गया है, तो क्या पर्पज़ है? क्योंकि हम देखते हैं कि शहर कायद के अंदर अब कॉन्क्रीट का ही जंगल बचा है, दरख्त तो कहीं पर भी नज़र नहीं आते, तो आप क्या कहना चाहेंगे सवाल? जी बिल्कुल, देखें, ये अगस्त का महीना है, आज़ादी का महीना है और ये महीना ख़ास तौर से इस लिहाज से बड़ा अहम था कि 10 मई को हमने अपने अज़ली दुश्मन हिंदुस्तान को एक ऐसा सबक याद दिलाया है कि जो उसकी नस्लें भी याद रखेंगी। लेकिन उस दुश्मन से ज़्यादा एक बड़ा दुश्मन इस वक्त हमारे पास कुदरती आफात की सूरत में, क्लाइमेट चेंज की सूरत के अंदर हमारे सर पर मंडला रहा है। और बदकिस्मती से जिस तरह से कराची में जो बारिशें हुई, उसके बाद जो तबाही हमने देखी, पूरे मुल्क के अंदर जिस तरह से तबाही मची है मानसून के बाद, और इस
इस वक्त जो पंजाब के अंदर सैलाब की सारी सूरत हाल है, ये क्लाइमेट चेंज हमारा ऐसा दुश्मन है कि अगर इससे निमटने की और इसका मुकाबला करने की तैयारी हमने अभी से नहीं की तो शायद बहुत ताख़ीर हो जाएगी। और इस हवाले से हम ये समझते हैं कि जो काम फौरी तौर पे किया जा सकता है वो प्लांटेशन का काम है। वो हमारे दोस्त जिन्हें अल्लाह ताला ने हमारे साथ हमारे दोस्त के तौर पे भेजा था, यानी दरख्त और परिंद और कुदरती माहौल, हमने उसको जब नुकसान पहुँचाया तो उसके नतीजे में आज हम इस वक्त जिस कैफियत का शिकार हैं उससे हर फर्द आगा है। हमने अपने हिस्से का किरदार अदा किया है। पूरे गुलशन टाउन के अंदर हम 10,000 के करीब दरख्त लगाने जा रहे हैं, जिसमें से 500 दरख्त आज एक वक्त में हम कराची यूनिवर्सिटी के अंदर लगा रहे हैं। इस हवाले से मैं कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, उनकी इंतज़ामिया, ख़ासतौर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इन सब का भी शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ जितनी बड़ी तादाद में तलबा और तालिबात मौजूद थे और जिस तरह उन्होंने दिलचस्पी लेके यहाँ दरख्त लगाए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर यही जज्बा रहा और हर फर्द अगर कम अज़ कम एक दरख्त लगाने का अज़म लेकर और अपने घर के बाहर किसी भी इलाके में, मस्जिद के बाहर, जहाँ वो समझता है जिसकी रखवाली कर सकता है, उसको परवान चढ़ा सकता है, अगर वो करे तो उसके नतीजे में हम बहुत जल्द इस क्लाइमेट चेंज का जवाब दे सकते हैं और अपने वतन अजीज़ को बचा सकते हैं। जी बिल्कुल, आज जो है जामिया कराची के अंदर 500 पौधे लगाए गए हैं, लेकिन गुलशन टाउन के चेयरमैन डॉक्टर फवाद का कहना है कि इनका हदफ है कि 10,000 तक के ये पौधे लगाए जाएंगे। और जैसे कि जानते हैं अगस्त का महीना है, आज़ादी का महीना है, तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है या फिर गर्मी की शिद्दत जो दिन ब दिन बढ़ रही है, उसकी भी एक जो ख़ास वजह नज़र आती है वो शहर कायद के अंदर दरख्त ना होना। तो ये सिर्फ हुकूमत की या चेयरमैन की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो अपने घर के आगे एक पौधा लाजमी लगाए। जी।